नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ टेक गुरु में। क्या आपका मन आपका सेवक है या स्वामी? क्या आप जानते हैं कि हमारा मन हमारी जिंदगी में एक शक्तिशाली सेवक भी हो सकता है और एक खतरनाक स्वामी भी? इस वीडियो में हम ओशो की पुस्तक द माइंड, अ ब्यूटिफुल सर्वेंट, डेंजरस मास्टर के मुख्य अध्यायों को सरल हिंदी में समझेंगे। जानिए कैसे मन को सही तरीके से नियंत्रित कर अपनी जिंदगी में शांति, सफलता और संतुलन ला सकते हैं। ध्यान, जागरूकता और सकारात्मक सोच से मन की शक्ति को कैसे हार्नेस करें। अत्यधिक सोच, चिंता और अहंकार से कैसे बचें। मानसिक अनुशासन, एफर्मेशन, जर्नलिंग जैसे आसान उपाय। यह वीडियो आपकी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं या आपके मन की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। द माइंड, अ ब्यूटिफुल सर्वेंट, डेंजरस मास्टर। मन, एक सुंदर सेवक पर एक खतरनाक स्वामी। मनुष्य का सबसे शक्तिशाली उपकरण उसका मन है। यही मन उसे ब्रह्मांड की गहराइयों तक सोचने, कल्पनाएं रचने, समस्याएं हल करने और जीवन में ऊंचाइयां छूने की क्षमता देता है। परंतु जब यही मन बेकाबू हो जाता है, तब यह चिंता, भय, भ्रम, तनाव और आत्मविनाश की दिशा में ले जाता है। यह पुस्तक एक आत्मावलोकन की यात्रा है। यह न केवल हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा मन कैसे काम करता है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण पाकर एक शांत, स्पष्ट और सफल जीवन जी सकते हैं। इस पुस्तक में आपको मिलेगा मन की कार्यप्रणाली की गहरी समझ, ध्यान और आत्मजागरूकता के सरल अभ्यास, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने की तकनीकें, विचारों और विश्वासों को पुनः प्रोग्राम करने के उपाय, वर्तमान में जीने की कला, और सबसे महत्वपूर्ण, मन को एक आज्ञाकारी मित्र बनाने का मार्ग। यह पुस्तक उनके लिए है जो आत्मिक विकास, मानसिक शांति और सच्चे आत्मज्ञान की तलाश में हैं। यह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप मन नहीं हैं, आप वह हैं जो मन को देख सकता है, समझ सकता है और उससे ऊपर उठ सकता है। अध्याय 1, मन की प्रकृति को समझना, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड। एक, मन क्या है? मन कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे हम छू या देख सकें, बल्कि यह विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और इच्छाओं का एक ऊर्जात्मक क्षेत्र, एनर्जेटिक फील्ड है। इसे आप एक स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं जिस पर हर पल कोई न कोई चलचित्र, थॉट स्ट्रीम चलता रहता है। मन में निम्न बातें लगातार चलती रहती हैं। स्मृतियां, अतीत की घटनाएं, अनुभव। कल्पनाएं, भविष्य को लेकर आशाएं और भय। इच्छाएं, कुछ पाने या कुछ बनने की लालसा। डर और आशंका, हानि, असफलता या अस्वीकृति का डर। भीतर की आवाज जो अक्सर हमें आलोचना या तुलना की ओर ले जाती है। यह मन हमारा सेवक बन सकता है अगर हम इसे ठीक से समझें, लेकिन अगर यह बेकाबू हो जाए तो यह हमारे सबसे बड़े शत्रु में बदल जाता है। 2. चेतन और अवचेतन मन, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यह वह हिस्सा है जो इस समय इस लेख को पढ़ रहा है। इसका कार्य तर्क करना, निर्णय लेना और सोच समझकर कार्य करना है। यह केवल 5 से 10% मानसिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह वह गहराई है जहां आपकी आदतें, संस्कार, भावनाएं और बचपन के प्रभाव छिपे होते हैं। यह आपको बिना सोच विचार के बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे गुस्सा आना, डरना, संकोच करना या बार बार एक ही गलती दोहराना। यह मन 90% से ज्यादा हमारी जीवन की दिशा को तय करता है। महत्वपूर्ण बात, यदि चेतन मन नाविक है तो अवचेतन मन गहराई में चलने वाला ऑटोपायलट है। अगर हम अपने अवचेतन मन को समझें और पुनः प्रोग्राम करें तो हम अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। 3. विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारे विचार अचानक नहीं आते, वे किसी न किसी स्रोत से उपजे होते हैं। जैसे अनुभव, अतीत की घटनाएं जैसे बचपन की यादें, परीक्षा में असफलता, किसी से मिली तारीफ या अपमान। परिवार और समाज,
हमारे माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, धर्म और परंपराएं हमें जीवन के प्रति एक नजरिया देती हैं। शिक्षा और मीडिया, जो जानकारी हम पढ़ते, सुनते और देखते हैं, वही हमारे विचारों की नींव बनती है। भावनात्मक घटनाएं, कोई गहरी भावनात्मक चोट या प्रेम का अनुभव वर्षों तक हमारे सोचने के ढंग को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वह कमजोर है, तो वह विचार उसके अवचेतन में बैठ जाएगा और वह बड़ा होकर आत्मसंदेह से ग्रसित रहेगा, भले ही उसकी वास्तविक क्षमता बहुत अधिक हो। इस अध्याय से मिलने वाली अंतर्दृष्टि, इंसाइट। एक मन को नियंत्रित करने के लिए पहले उसका स्वभाव जानना जरूरी है। 2 विचार हमारे अपने नहीं होते, वे अक्सर बाहर से आए हुए होते हैं जिन्हें हमने सच मान लिया। 3 चेतना का विकास ही मन की सच्ची मुक्ति है, जब हम सोचते नहीं, बल्कि यह देखने लगते हैं कि कौन सोच रहा है। प्रैक्टिकल अभ्यास। ध्यान से देखें, दिन भर में बार बार रुककर यह पूछें, इस समय मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है? क्या यह विचार मेरी सेवा कर रहा है या मेरा नुकसान कर रहा है? जर्नलिंग करें, दिन में कम से कम 10 मिनट यह लिखें कि आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं, यह आपको खुद को देखने का मौका देगा। गहरी सांस लें और विचारों को बस बहने दें, उन्हें रोकने की कोशिश न करें, केवल दृष्टा बने। अध्याय 2, सेवक के रूप में मन, द माइंड एज अ सर्वेंट। जब हम अपने मन को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित और अनुशासित करते हैं, तो यह एक अद्भुत सेवक बन जाता है। ऐसा सेवक जो हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है, सपनों को हकीकत में बदलता है और हमें आत्मविकास की राह पर आगे ले जाता है। यह अध्याय इस बात को गहराई से समझाता है कि कैसे मन को अपना गुलाम बनाकर हम जीवन में सफलता, शांति और स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। 1. मन आपके लिए कैसे कार्य करता है? मन एक अत्यंत शक्तिशाली टूल, उपकरण है, जैसे कंप्यूटर या इंटरनेट। लेकिन जब तक आप इसे चलाना नहीं जानते, यह केवल जानकारी का भार बन जाता है। प्रशिक्षित मन के फायदे। संगठित सोच, सही समय पर सही निर्णय लेना। उत्प्रेरणा, लगातार प्रेरित रहना और आलस्य पर काबू पाना। संयम और अनुशासन, बिना विचलित हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। आत्मसाक्षात्कार, अपने अंदर की शक्ति और उद्देश्य को पहचानना। उदाहरण, सोचिए एक तीरंदाज जिसने अपने मन को साध लिया है। वह शोरगुल में भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। उसका मन तीर की दिशा को भटकने नहीं देता। ऐसा ही प्रशिक्षित मन हमारे जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाता है। 2. तर्क, रचनात्मकता और फोकस का प्रयोग। तर्क, लॉजिक। मन की विश्लेषणात्मक क्षमता हमें समस्याओं को सुलझाने, डेटा को समझने और व्यावहारिक निर्णय लेने में मदद करती है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। जब मन तनाव और डर से मुक्त होता है, तब कल्पनाशीलता का स्रोत खुलता है, हम नए विचार, समाधान, कला और आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। फोकस। साधा हुआ मन वर्तमान क्षण में टिकता है, जिससे ध्यान भंग नहीं होता और हम किसी भी कार्य में अपनी संपूर्ण ऊर्जा झोंक पाते हैं। टिप। ध्यान, मेडिटेशन और एकाग्रता अभ्यास, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस से फोकस को बढ़ाया जा सकता है। मन को ट्रेनिंग दो, जैसे एक खिलाड़ी अपने शरीर को ट्रेन करता है। 3. सफलता और आकर्षण में मन की भूमिका। आप जो सोचते हैं, वही आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारा मन एक चुंबक की तरह काम करता है। यदि हम बार बार किसी विचार या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। जैसे विचार, वैसा भविष्य। यदि आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आप असफलता की परिस्थितियां आकर्षित करेंगे। यदि आप सोचते हैं मैं योग्य हूं और सफल होऊंगा, तो वही हकीकत बनेगी। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक विचार न सिर्फ भावनाओं को हल्का करते हैं, बल्कि निर्णयों को भी स्पष्ट बनाते हैं। जब मन सकारात्मक होता है, तो शरीर भी उत्साही और क्रियाशील रहता है। स्पष्ट इरादा, क्लियर इंटेंशन। जब हम जानबूझकर एक स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और उसे रोज सोचते हैं, विजुअलाइजेशन, तो हमारा मन और शरीर दोनों उस लक्ष्य की ओर सामंजस्य से कार्य करते हैं। प्रैक्टिकल अभ्यास। एक विजुअलाइजेशन, कल्पना अभ्यास।
हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखिए, जैसे वह पहले से सच हो चुका है। 2 अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। मेरा मन मेरा मित्र है। मैं अपने जीवन को सकारात्मक सोच से बदल सकता हूं। इस अध्याय से मिलने वाली अंतर्दृष्टि, इंसाइट। मन आपका शत्रु नहीं है, वह केवल अनुशासन चाहता है। जब आप मन के साथ मित्रता करते हैं, तो वह आपकी रचनात्मकता और शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में अंतर यह नहीं होता कि किसका मन ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि यह होता है कि किसने अपने मन को साधा है। अंतिम सूत्र। मन एक अच्छा सेवक है, पर बुरा मालिक। अगर आप इसके मालिक बने, तो यह आपके जीवन को धन, शांति, प्रेम और सफलता से भर सकता है। अध्याय 3, स्वामी के रूप में मन, द माइंड एज अ मास्टर। 1. अत्यधिक सोच, चिंता और आत्मविनाश। जब हमारा मन अनुशासित और नियंत्रित नहीं होता, तब यह हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, एक ऐसी अवस्था है जहां मन लगातार एक ही बात को कई तरह से सोचता रहता है और अंततः इससे चिंता, एंग्जाइटी, डर, फियर और मानसिक तनाव पैदा होता है। चिंता। भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर मन एक अंधकारमय रास्ते पर चला जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी घबराहट, बेचैनी और भय बढ़ने लगता है। आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट। जब मन बार बार यह सोचता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा या मुझे यह करने का अधिकार नहीं है, तब हमारी आत्मछवि कमजोर होती जाती है। यह हमें प्रयास करने से रोकता है और आत्मविनाश, सेल्फ सबोटेज, की ओर ले जाता है। आत्मविनाश। मन कभी कभी हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद ही अपनी खुशियां, सफलता और संतोष को मिटा दें, जैसे खुद को दोष देना, निराश होना या खुद को कमतर आंकना। 2 अहम प्रधान जीवन, ईगो ड्रिवन लाइफ। मन का अहंकार, ईगो, वह हिस्सा है जो अपनी अहमियत, श्रेष्ठता और पहचान पर जोर देता है। जब मन अहंकार से भर जाता है, तो जीवन में कई नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। तुलना, कंपैरिजन। हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं, यह सोचकर कि हम उनसे बेहतर या उनसे कम हैं। इससे असंतोष और ईर्ष्या बढ़ती है। जलन, जेलसी। दूसरों की सफलताओं या खुशियों को देखकर मन कड़वाहट महसूस करता है, जो हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। क्रोध, एंगर। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या कोई हमारी भावनाओं को आहत करता है, तो अहंकार प्रतिक्रिया में क्रोध उत्पन्न करता है। यह क्रोध संबंधों को भी बिगाड़ सकता है। पहचान की लड़ाई, आइडेंटिटी स्ट्रगल। हम अपने मन द्वारा बनाए गए इस अहम प्रधान पहचान में फंस जाते हैं, जिससे असली स्वभाव और आत्मा से दूर हो जाते हैं। 3. हम जिन कहानियों पर विश्वास करते हैं। हमारा मन उन कहानियों का संचय है जिन्हें हमने अपने बारे में, अपने परिवार, समाज और जीवन की परिस्थितियों के आधार पर बनाया है। ये कहानियां अक्सर हमारे स्वाभाविक गुणों और संभावनाओं को सीमित कर देती हैं। उदाहरण के लिए, मैं कमजोर हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे लिए यह संभव नहीं है, मैं दूसरों के मुकाबले कमतर हूं। ये कहानियां हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं और हमारे आत्मविश्वास, निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती हैं। मन लगातार इन कहानियों को सच मानकर काम करता है और यही हमारी सीमाएं बन जाती हैं। इस अध्याय से मिलने वाली अंतर्दृष्टि, इंसाइट। एक मन जब मालिक बन जाता है, तो वह हमारी जिंदगी को जकड़ लेता है। 2. हमारी चिंता, डर और अहंकार की वजह से हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। 3. यह मन की बनाई कहानियां ही हैं जो हमारे विकास को रोकती हैं और हमें इन्हें पहचानकर तोड़ना होगा। प्रैक्टिकल अभ्यास। सावधान रहें, जब भी आप किसी नकारात्मक या घबराहट भरे विचार में फंसें, रुककर खुद से पूछें, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे नीचे गिरा रही है? कहानी बदलें, अपने आप को सकारात्मक कहानियां बताएं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपनी गलतियों से ऊपर उठ सकता हूं। ध्यान और निरीक्षण, अपने मन को एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखें, समझें कि ये सोचें आपके मन की कहानियां हैं, आप स्वयं नहीं हैं। अंतिम सूत्र। जब मन मालिक बन जाता है, तो वह बंदी और कैदी दोनों बनाता है।
मन को सेवक बनाए बिना हम स्वाधीन नहीं हो सकते। अहंकार और अत्यधिक सोच से मुक्ति ही असली आजादी है। अध्याय 4, जागरूकता की शक्ति, द पावर ऑफ अवेयरनेस। 1. अपने विचारों का पर्यवेक्षक बनना, बिकमिंग द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। हमारा मन दिन रात विचारों से भरा रहता है। अधिकतर समय हम इन विचारों में इतना डूब जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण कला सिखाई जाती है, अपने विचारों को सिर्फ देखना और समझना, लेकिन उनसे जुड़ना या प्रतिक्रिया देना बंद करना। जब हम अपने विचारों के पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, बन जाते हैं, तो हम एक नई जागरूकता, अवेयरनेस, की स्थिति में पहुंचते हैं। इस अवस्था में हम अपने मन के उथल-पुथल वाले विचारों को पहचानते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे व्यवहार पर नहीं पड़ता। यह जागरूकता मन को नियंत्रित करने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि अब मन हमारा मालिक नहीं रहता, हम उसके मालिक बन जाते हैं। उदाहरण: जैसे कोई व्यक्ति बारिश देखकर सिर्फ बारिश को देखता है, पर भीगता नहीं, वैसे ही अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना। 2. मानसिक शोर से अलग होने की तकनीकें, टेक्निक्स टू डिटैच फ्रॉम मेंटल नॉइज। मन की आवाज, विचारों की भागदौड़, चिंता, तनाव, इन्हें हम मानसिक शोर, मेंटल नॉइज, कहते हैं। इस शोर में फंसकर हम खुद को खो देते हैं। इस अध्याय में कुछ प्रभावी तकनीकें बताई जाती हैं, जिनसे हम इस शोर से अलग हो सकते हैं। सांस पर ध्यान देना, फोकस ऑन ब्रेथ। सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करना मन को वर्तमान में लाता है और विचारों की दौड़ को धीमा करता है। गहरी और धीमी सांसें लेने से शांति मिलती है। मूक रहना, साइलेंस। बाहरी और भीतरी आवाजों को शांत करना। कुछ समय के लिए बोलना बंद कर देना और मन को भी शांति देना। ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन प्रैक्टिस। नियमित ध्यान से मन की गड़बड़ी कम होती है। ध्यान में हम केवल एक बिंदु पर फोकस करते हैं, जैसे एक मंत्र, सांस या किसी वस्तु पर। इससे मन की उलझनें कम होती हैं और अंदर की शांति बढ़ती है। 3. ध्यान और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ध्यान, मेडिटेशन। यह अभ्यास हमें अपने मन को एकाग्र करने, विचारों के आवागम को बिना प्रतिक्रिया देख पाने और अंदर की शांति को अनुभव करने की कला सिखाता है। ध्यान के दौरान हम केवल वर्तमान में रहते हैं, जो मन को बहुत संतुलित और स्थिर बनाता है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है पूर्ण सजगता से वर्तमान क्षण को जीना। न तो अतीत की चिंता, न भविष्य की कल्पना, केवल इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। यह हमें जीवन के हर पल को गहराई से महसूस करने और तनाव से दूर रहने में मदद करता है। इस अध्याय से मिलने वाली प्रमुख बातें: 1. विचारों को देखकर उनसे जुड़ना बंद करें, इससे मानसिक आजादी मिलती है। 2. सांस, मुक्ता और ध्यान से मानसिक शोर को शांत किया जा सकता है। 3. ध्यान और माइंडफुलनेस के अभ्यास से हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित हो पाते हैं, जो मानसिक शांति का मार्ग है। प्रैक्टिकल सुझाव: रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें, सांस पर फोकस करें। दिन में कुछ बार अपने विचारों को देखें और खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? माइंडफुलनेस अभ्यास करें, खाना खाते समय, चलते समय या काम करते समय पूरी सजगता से उन क्षणों को अनुभव करें। कुछ समय मूक रहकर मन को शांति दें। अंतिम संदेश: जब हम अपने मन के विचारों के पर्यवेक्षक बन जाते हैं, तो मन हमारा सेवक बन जाता है। इसी जागरूकता से मानसिक शांति और सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अध्याय 5, मन को प्रोग्राम करना, प्रोग्रामिंग द माइंड। 1. न्यूरोप्लास्टिसिटी और आदतें, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड हैबिट्स। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह अद्भुत क्षमता है जिससे हमारा दिमाग स्वयं को नया आकार दे सकता है। इसका मतलब है कि हमारा मस्तिष्क स्थिर नहीं है, बल्कि नया सीखने, बदलने और विकास करने में सक्षम है। जीवन में जो भी हम बार बार सोचते और करते हैं, वे आदतें, हैबिट्स, बन जाती हैं। ये आदतें हमारे मस्तिष्क के न्यूरल कनेक्शनों, न्यूरोनल कनेक्शंस, को मजबूत करती हैं। यदि हम अपने सोचने के तरीके और व्यवहारों को बदलना चाहते हैं, तो हमें नई आदतें बनानी होंगी। यह नए न्यूरल रास्ते बनाकर पुराने रास्तों को कमजोर कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच में फंसा हुआ है,
तो उसे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए नियमित रूप से सकारात्मक क्रियाएं करनी होंगी, जैसे सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान और सीखने की प्रक्रिया। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हम किसी भी उम्र में भी अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। 2. NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। NLP एक तकनीक है जो भाषा, लिंग्विस्टिक्स और सोच, न्यूरो की संरचना को समझकर मन के व्यवहार और प्रतिक्रिया को बदलने में मदद करती है। यह हमारे सोचने और संवाद करने के पैटर्न को पहचानती है और उसे बदलकर बेहतर परिणाम लाने में सहायता करती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम अपनी भाषा में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जैसे मैं असफल हूं की जगह मैं प्रयास कर रहा हूं और सीख रहा हूं कहना, तो हमारा मस्तिष्क भी नई सकारात्मक सोच को ग्रहण करता है। NLP का उद्देश्य मन के पुराने और सीमित विश्वासों को चुनौती देना और उन्हें नए, सशक्त विचारों से बदलना है। यह तकनीक मन को पुनः रीप्रोग्राम करने में अत्यंत प्रभावी है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक फोकस्ड और प्रेरित हो पाता है। 3. सीमित सोच को बदलना, रिवायरिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। अक्सर हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं क्योंकि हमने खुद के बारे में गलत कहानियां बना ली है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे लिए यह संभव नहीं है। ये सीमित सोच, लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारे विकास और सफलता के सबसे बड़े बाधक होते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि इन्हें कैसे पहचानें और बदलें। पहली बात, इन नकारात्मक सोचों को सच मानना बंद करें। फिर उन्हें सकारात्मक और सशक्त विचारों में बदलें, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं नई चीजें सीखने के लिए तैयार हूं, मेरी क्षमताएं बढ़ रही हैं। ऐसा करने से मस्तिष्क के उन हिस्सों को नए सकारात्मक न्यूरल कनेक्शंस मिलते हैं, जिससे पुरानी सीमाएं टूटती हैं और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। लगातार अभ्यास, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक और ध्यान से हम अपनी सोच की दिशा को बदल सकते हैं और नए, समर्थक विचारों को अपने मन में स्थायी रूप से बसा सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. मस्तिष्क बदलने योग्य है। हम अपनी आदतें और सोच बदलकर जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 2. NLP भाषा और सोच की संरचना को समझकर मन को पुनः प्रोग्राम करने का एक प्रभावी तरीका है। 3. सीमित सोच और नकारात्मक मान्यताओं को पहचानकर उन्हें सकारात्मक सोच में बदलना आवश्यक है। 4. लगातार अभ्यास और ध्यान से हम नए न्यूरल रास्ते बना सकते हैं जो सफलता और खुशी की ओर ले जाते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। रोजाना अपनी सोच और भाषा पर ध्यान दें। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें तुरंत सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश करें। NLP के सरल अभ्यास करें, जैसे कि अपने लक्ष्य को लेकर सकारात्मक कथन, अफर्मेशंस का उपयोग करना। नई आदतें डालने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और धैर्य रखें क्योंकि बदलाव समय लेता है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें ताकि मन का नियंत्रण आपके हाथ में रहे। अंतिम संदेश। जब हम अपने मन को जानबूझकर प्रोग्राम करते हैं, तो हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। मन के नए रास्ते बनाकर हम अपने भविष्य को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। अध्याय 6, भावनात्मक निपुणता, इमोशनल मास्टरी। 1. मन और भावना का संबंध, माइंड इमोशन कनेक्शन। हमारा मन और हमारी भावनाएं आपस में गहरे रूप से जुड़ी होती हैं। जब हम कोई विचार सोचते हैं, तो वह तुरंत हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि मुझे यह काम नहीं आएगा, तो भय या चिंता की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत, हमारी भावनाएं भी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। जब हम उदास या गुस्से में होते हैं, तो हमारा सोचने का तरीका नकारात्मक और सीमित हो जाता है। यह एक सहनिर्भर संबंध, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, जहां मन और भावना दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। 2. प्रतिक्रियात्मक सोच से मुक्त रहना, अवॉइडिंग रिएक्टिव थिंकिंग। अक्सर हम जीवन की चुनौतियों या घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, बिना सोचे समझे, भावनाओं के प्रभुत्व में। इसे प्रतिक्रियात्मक सोच, रिएक्टिव थिंकिंग कहा जाता है। इससे अक्सर चिंता, गुस्सा, तनाव और गलत निर्णय होते हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अभ्यास बताया गया है, रुकना, सांस लेना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। जैसे ही कोई घटना होती है, पहले रुकें।
अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। स्थिति का अवलोकन करें बिना तुरंत प्रतिक्रिया के। फिर सोच समझकर संतुलित प्रतिक्रिया दें। यह अभ्यास धीरे धीरे मानसिक शांति और नियंत्रण लाता है। इससे हम भावनाओं के गुलाम नहीं रह जाते, बल्कि भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं। 3 भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें पहचानना और उनके अनुसार सही प्रतिक्रिया देना। इसमें शामिल है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन, भावनाओं को नियंत्रित करना बिना उन्मादी प्रतिक्रिया के। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और संवाद करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हम बेहतर निर्णय लेते हैं, तनाव कम होता है और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1. मन और भावना घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते हैं। 2. प्रतिक्रियात्मक सोच से बचकर पहले रुकना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। 3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करके हम अपने और दूसरों के भावनात्मक अनुभवों को बेहतर समझ सकते हैं। 4. भावनात्मक नियंत्रण से जीवन में शांति, सुख और सफलता आती है। प्रैक्टिकल टिप्स। जब कोई भावनात्मक स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, गहरी सांस लें और सोचें। रोजाना ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें ताकि आप भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखें। अपनी भावनाओं को लिखकर समझने की कोशिश करें, जर्नलिंग। यह आत्मजागरूकता बढ़ाता है। दूसरों की भावनाओं को सुनें और समझने का प्रयास करें, जिससे सहानुभूति विकसित होती है। तनावपूर्ण परिस्थितियों में समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। अंतिम संदेश। भावनात्मक निपुणता हमें मन और भावनाओं के बीच संतुलन बनाकर जीवन में स्थिरता, समझदारी और शांति प्रदान करती है। यह हमें न केवल बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि जीवन की हर चुनौती को अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने की शक्ति भी देती है। अध्याय 7, अहंकार बनाम उच्च आत्मा। ईगो वर्सेस हायर सेल्फ। एक अहंकारी मन और आत्मा की दिशा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ईगोइक माइंड एंड सोल गाइडेंस। अहंकार, ईगो, वह मनोवैज्ञानिक भाग है जो हमें अलग-थलग, विशेष और अलगाव में महसूस कराता है। यह हमें दूसरों से तुलना करने, बेहतर या बदतर समझने और अपनी पहचान बचाने के लिए झूठे दावे करने पर मजबूर करता है। अहंकार की मानसिकता में हम स्वयं को एक सीमित अस्तित्व के रूप में देखते हैं, जैसे एक छोटी इकाई जो दुनिया से अलग है। यह मैं और मेरा की भावना को बढ़ाता है। दूसरी ओर, आत्मा, हायर सेल्फ, हमें सभी के साथ एकता का अनुभव कराती है। यह अहंकार से ऊपर की चेतना है जो हमें बताती है कि हम सब एक ही जीवन ऊर्जा का हिस्सा हैं। आत्मा का दृष्टिकोण समग्रता, प्रेम, करुणा और गहरे जुड़ाव पर आधारित होता है। यह हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में, अहंकार हमें विभाजन और संघर्ष की ओर ले जाता है, जबकि आत्मा हमें एकता और शांति की ओर ले जाती है। 2 आंतरिक आवाज बनाम मानसिक शोर, इनर वॉइस वर्सेस मेंटल नॉइस। हमारे मन में हमेशा धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा बहुत सारा मानसिक शोर, मेंटल नॉइस, होता है। यह शोर असल में हमारी चिंताएं, डर, दोषारोपण और विचारों का लगातार चलने वाला आवागमन है। यह मानसिक शोर बहुत बार हमें असली खुद की आवाज सुनने से रोकता है। आत्मा की आवाज, इनर वॉइस, शांति से, धीमी और गहराई से आती है। यह एक शांत, साफ और स्पष्ट दिशा निर्देश है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। जब हम ध्यानात्मक प्रथाओं या आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानसिक शोर को शांत करते हैं, तो हम उस आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं। आंतरिक आवाज हमें सच्चाई, प्रेम और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। 3 पहचान के जाल छोड़ना, लेटिंग गो ऑफ आइडेंटिटी ट्रैप्स। अक्सर हम अपनी पहचान को मैं कौन हूं के सवाल के साथ जोड़ते हैं और इसके लिए अपने अहंकार के बनाए गए कई झूठे उत्तरों पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे कि मेरा नाम, मेरा पेशा, मेरा जाति, मेरी संपत्ति, मेरी सफलता या विफलता। ये सब बाहरी और अस्थायी पहचान के जाल हैं
जो हमें सच से दूर रखते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि असली मुक्ति तभी संभव है जब हम इन झूठे उत्तरों और पहचानों को छोड़कर सच्चे आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़े। सच्चा आत्मज्ञान हमें बताता है कि हमारी असली पहचान अहंकार से परे है, यह हमारी आत्मा, चेतना और अनंत अस्तित्व से जुड़ी है। जब हम अपनी असली पहचान को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन आंतरिक शांति, स्वतंत्रता और आनंद से भर जाता है। इस अध्याय की मुख्य बातें। एक, अहंकार हमें अलगाव और संघर्ष की ओर ले जाता है, जबकि आत्मा एकता और शांति की ओर। 2, मानसिक शोर हमें भ्रमित करता है, परंतु आंतरिक आवाज स्पष्ट और शांतिपूर्ण होती है। 3, सच्चा आत्मज्ञान पाने के लिए बाहरी पहचानों के जाल को छोड़ना आवश्यक है। 4, अपने अह से ऊपर उठकर जीवन को एक व्यापक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना ही मुक्ति है। प्रैक्टिकल सुझाव। रोजाना ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें ताकि आप अपने मन के शोर को कम कर सकें और आंतरिक आवाज सुन सकें। जब भी मैं कौन हूं का सवाल मन में आए, तो सही उत्तरों में फंसने की बजाय ध्यान लगाएं और भीतर की गहराई में उतरने का प्रयास करें। अहंकार की आवाज, जैसे तुलना, ईर्ष्या, अहं को पहचानें, पर उनसे प्रतिक्रिया करने की बजाय केवल निरीक्षक बनें। अपने अनुभवों को एक व्यापक संदर्भ में देखें, समझें कि आपका अस्तित्व एक बड़ी एकता का हिस्सा है। अंतिम संदेश। जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं और अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, तो हम सच्चे स्वतंत्र और पूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। अहंकार हमें सीमित करता है, लेकिन आत्मा हमें अनंत संभावनाओं के द्वार खोलती है। अध्याय 8, मौन और स्थिरता की भूमिका। द रोल ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस। 1, मौन की शक्ति क्यों है? वाई साइलेंस इज पावरफुल। मौन सिर्फ आवाज न होना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जहां हमारा मन शांत होता है और विचारों का प्रवाह रुक जाता है। जब हम अपने भीतर के शोर को बंद करते हैं, तो हम अपने असली स्वभाव से जुड़ पाते हैं। यह वह स्थान है जहां सच्ची शांति, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि, इनसाइट, मिलती है। मौन की स्थिति में हम अपने अंदर की गहराई तक पहुंचते हैं, जो हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता का स्रोत है। अक्सर हमारे जीवन की उलझनों, तनाव और परेशानियों का समाधान भी इसी मौन से मिलता है, क्योंकि मौन मन को पुनः व्यवस्थित करता है। ध्यान और मौन का अभ्यास हमारे मानसिक शोर को कम करता है और हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने में मदद करता है। 2, एकांत और स्थिरता के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सॉलिट्यूड एंड स्टिलनेस। एकांत, सॉलिट्यूड का मतलब है अपने आप के साथ समय बिताना, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। यह समय हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का निरीक्षण करने का अवसर देता है। स्थिरता, स्टिलनेस का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में शांति की स्थिति, जहां हम न तो कुछ करते हैं और न ही मानसिक रूप से विचलित होते हैं। एकांत और स्थिरता से मन की गहराई में उतरना संभव होता है, जो आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का माध्यम बनता है। यह रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी जन्म देता है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, तब नए विचार और समाधान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इन अवस्थाओं में मन और शरीर दोनों आराम करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और जीवन में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। अकेलेपन में हम अपने वास्तविक भावों और जरूरतों को समझ पाते हैं, जिससे स्वज्ञान और आत्मस्वीकृति बढ़ती है। 3, दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक और उपस्थित रहना। यह सिर्फ ध्यान या मेडिटेशन तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के हर क्रिया में इसका अभ्यास किया जा सकता है। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वह खाना हो, चलना हो, बोलना हो या काम करना हो, अगर हम उसे पूरी सजगता और ध्यान से करते हैं, तो वह भी ध्यान, मेडिटेशन का एक रूप बन जाता है। माइंडफुलनेस से हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, तनाव कम होता है और हम जीवन के हर क्षण का आनंद ले पाते हैं। यह हमें मन की उथल-पुथल से बचाता है और एकाग्रता, फोकस और शांति प्रदान करता है। नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर पाते हैं और जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिरता बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो हर एक निवाले का स्वाद और हर एक प्रक्रिया को महसूस करना, या चलते समय अपने कदमों और सांसों पर ध्यान देना माइंडफुलनेस का अभ्यास है। इस अध्याय की मुख्य बातें।
एक, मौन हमें हमारे अंदर की गहराई से जोड़ता है और शांति का स्रोत बनता है। 2, एकांत और स्थिरता मानसिक शांति, आत्मचिंतन और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। 3, दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस से हम हर क्रिया को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं, जिससे जीवन का अनुभव गहरा और अर्थपूर्ण बनता है। प्रैक्टिकल सुझाव: रोजाना दिन में कुछ मिनट के लिए पूरी तरह मौन बैठने का अभ्यास करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। अकेलेपन का समय निकालें, बिना फोन, टीवी या बाहरी व्याकुलताओं के केवल अपने साथ रहें। हर दिन अपने खाने, चलने या बोलने के दौरान माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। पूरी सजगता के साथ हर एक क्रिया का अनुभव करें। तनाव के समय मौन की शक्ति का सहारा लें, गहरी सांस लें और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। ध्यान के माध्यम से मानसिक शोर को कम करें ताकि आंतरिक आवाज स्पष्ट सुनाई दे। अंतिम संदेश: मौन और स्थिरता हमें अपने भीतर की असली आवाज से जोड़ते हैं। जब हम बाहरी शोर और आंतरिक उलझनों से ऊपर उठकर शांति के इस स्रोत में डूब जाते हैं, तो जीवन में सच्चा आनंद और जागरूकता प्राप्त होती है। अध्याय 9: वर्तमान में जीना। लिविंग फ्रॉम प्रेजेंस। 1, अब में रहना, एकहार्ट टोले से प्रेरित। हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और खुशी वर्तमान क्षण में जीने में है। जो हम सोचते हैं वह या तो अतीत की यादें होती हैं या भविष्य की कल्पनाएं, परंतु ये दोनों काल्पनिक, इमेजिनरी हैं। वास्तविकता सिर्फ और सिर्फ अब में मौजूद है। जब हम पूरी तरह अब में होते हैं, तभी जीवन का सच्चा अनुभव होता है। एकहार्ट टोले के अनुसार, मन का ज्यादातर समय अतीत और भविष्य में होता है, जिससे हम मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष के शिकार हो जाते हैं। अब में रहना मतलब अपने सभी अनुभवों को बिना किसी पूर्वाग्रह या डर के स्वीकारना और पूरी जागरूकता से जीना। 2, वर्तमान में रहने की तकनीकें, टेक्निक्स टू स्टे प्रेजेंट। सांस पर ध्यान केंद्रित करना। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देना मन को अब में लाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। शरीर पर ध्यान देना। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की संवेदनाओं को महसूस करना, जैसे पैर की ठंडक, हाथ की गर्मी, यह हमें वर्तमान में बनाए रखता है। भावनाओं का निरीक्षण। अपनी भावनाओं को जैसे वे हैं, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के अवलोकन करना। यह हमें मानसिक उलझनों से मुक्त करता है और मन को शांत करता है। माइंडफुल ब्रेक लेना। दिन में बार बार छोटे छोटे समय के लिए ध्यान लगाना और अपने अनुभव को महसूस करना। ध्यान अभ्यास, मेडिटेशन। नियमित ध्यान से अब में रहने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मन की चंचलता कम होती है। 3, फ्लो स्टेट और आध्यात्मिक संतुलन, फ्लो स्टेट एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। फ्लो स्टेट वह अवस्था है जब हम पूरी तरह किसी कार्य में डूब जाते हैं, समय की अनुभूति गायब हो जाती है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यह अवस्था न केवल काम के लिए फायदेमंद है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम अपने अस्तित्व के साथ एकत्व का अनुभव करते हैं। फ्लो स्टेट में मन पूरी तरह अब में होता है और कोई भय, चिंता या पूर्वाग्रह उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। यह अवस्था आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है, जहां हम बाहरी दुनिया की उलझनों से ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्यता, डिविनिटी, को महसूस करते हैं। जब हम नियमित रूप से अब में रहते हैं, तो जीवन में तनाव कम होता है, रिश्ते सुधरते हैं और हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। इस अध्याय की मुख्य बातें: 1, सच्चा जीवन केवल वर्तमान क्षण में होता है। 2, अतीत और भविष्य केवल मानसिक अवधारणाएं हैं, असली अनुभव अब में होता है। 3, सांस, शरीर और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर हम वर्तमान में रह सकते हैं। 4, फ्लो स्टेट हमें आध्यात्मिक जागरूकता और जीवन के आनंद की गहराई से जोड़ता है। प्रैक्टिकल सुझाव: रोजाना कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं और पूरी सजगता से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी मन अतीत या भविष्य की ओर भागे, उसे प्यार से अब में लाने का अभ्यास करें। अपने दैनिक कार्यों को माइंडफुलनेस के साथ करें, जैसे चलते समय कदमों पर, खाते समय स्वाद पर, बोलते समय शब्दों पर ध्यान देना। कोई भी काम करते समय पूरी तरह उसमें लीन हो जाएं, जिससे आप फ्लो स्टेट का अनुभव कर सकें। तनाव या उलझन के समय मैं अब यहाँ हूँ, यह मन में दोहराएं,
ताकि आप वर्तमान में लौट सकें। अंतिम संदेश। जब हम अब में रहते हैं तो जीवन अपनी पूरी सुंदरता और गहराई के साथ प्रकट होता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची आज़ादी और शांति का रास्ता है। अध्याय 10, मन को अपना सहयोगी बनाना। मेकिंग द माइंड योर एलाय। एक दैनिक मानसिक अनुशासन बनाना, क्रिएटिंग डेली मेंटल डिसिप्लिन। मन को सहयोगी बनाने के लिए सबसे जरूरी है नियमित मानसिक अनुशासन। इसका अर्थ है कि हर दिन मन को एक निश्चित समय के लिए शांति और एकाग्रता की स्थिति में लाना। चुप रहना, साइलेंस। मानसिक शोर से दूर होकर कुछ देर के लिए अपने मन को शून्यता की ओर ले जाना। यह हमारे अंदर की आवाज को सुनने और समझने का अवसर देता है। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को केंद्रित और शांत करता है। नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और हम अपने विचारों के स्वामी बनते हैं। आत्मविश्लेषण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का मूल्यांकन करना। इससे हम अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मानसिक अनुशासन से मन में स्थिरता आती है, जिससे हम तनाव, उलझन और विचलन से बच पाते हैं। 2 अफर्मेशंस, जर्नलिंग और आभार, ग्रैटिट्यूड। एफर्मेशन। ये सकारात्मक वाक्य या कथन होते हैं जो हम खुद को बार बार कहते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं शांति में हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। एफर्मेशन हमारी अवचेतन मनोस्थिति को पुनः प्रोग्राम करते हैं, नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक विश्वास डालते हैं। जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने का अभ्यास। जर्नलिंग से हम अपने अंदर के भ्रम और तनाव को बाहर निकाल पाते हैं, अपने लक्ष्य स्पष्ट कर पाते हैं और आत्मप्रेम तथा समझ बढ़ाते हैं। आभार, ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करना जो हमारे पास हैं। आभार की भावना मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, चिंता और नकारात्मकता को कम करती है और जीवन की खुशियों को बढ़ाती है। 3 मन का स्वामी बनना, बिकमिंग द मास्टर ऑफ योर माइंड। जब हम अपने मन के विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझकर नियंत्रित करते हैं, तब हम मन के गुलाम नहीं बल्कि उसका स्वामी बन जाते हैं। मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो यह हमें जीवन में अत्यधिक सफलता, शांति और सृजनात्मकता दे सकता है। मन को नियंत्रित करने का मतलब है कि हम उसकी अनावश्यक चिंताओं, डर और अहंकारपूर्ण विचारों को पहचानकर उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। मन की ऊर्जा को सकारात्मक, रचनात्मक और जीवन को आगे बढ़ाने वाले विचारों में लगाएं। मानसिक स्वामित्व से हम अपने लक्ष्य स्पष्ट कर पाते हैं, अपने व्यवहार को सुधार पाते हैं और जीवन में स्थिरता व आनंद प्राप्त कर पाते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। 1 नियमित ध्यान और चुप्पी से मन की शक्ति बढ़ती है। 2 एफर्मेशन, जर्नलिंग और आभार से सकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा आती है। 3 जब हम मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो वह हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। 4 मन का सहयोगी बनने से हम जीवन में संतुलन, सफलता और शांति पा सकते हैं। प्रैक्टिकल सुझाव। हर सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट ध्यान और चुप्पी में बिताएं। दिन की शुरुआत सकारात्मक एफर्मेशन से करें और अंत में आभार प्रकट करें। रोजाना जर्नलिंग का अभ्यास करें, अपने विचारों और अनुभवों को लिखें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और बदलने की कोशिश करें। अपने मन को रोज एक सहयोगी के रूप में सोचें, जो आपके सपनों को सच करने में मदद करता है। अंतिम संदेश। मन को अपना सहयोगी बनाओ, न कि अपना शत्रु। जब मन आपका दोस्त बन जाता है, तब जीवन के हर क्षेत्र में आप जीतते हो। अंतिम निष्कर्ष। मन एक सुंदर सेवक, एक खतरनाक स्वामी। यह पुस्तक हमें मन की दोहरी प्रकृति को समझने की गहरी दृष्टि प्रदान करती है। मन, यदि सही ढंग से नियंत्रित और प्रशिक्षित किया जाए, तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी और शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। परंतु जब मन हमारी जागरूकता से बाहर हो जाता है और हमें नियंत्रित करने लगता है, तब वह हमारे लिए संकट और बंधन का कारण बन जाता है। मुख्य बातें। मन एक सेवक है जो हमारी सोच, भावना और कर्मों को संचालित करता है। इसे अनुशासित करके हम अपनी सफलता, शांति और खुशहाली को बढ़ा सकते हैं। मन एक स्वामी भी हो सकता है जो चिंता, भय,
अहंकार और आत्मनुकसानकारी आदतों के माध्यम से हमें बांध लेता है। यह तब होता है जब हम अपने मन की गतिविधियों के पर्यवेक्षक नहीं बन पाते। जागरूकता, ध्यान, माइंडफुलनेस और आत्मानुशासन के माध्यम से हम मन की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच, आत्मप्रेम और आभार का विकास आवश्यक है। अंततः मन को अपना मित्र बनाना सीखना है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, ऊर्जा और आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकें। संदेश: मन को अपने सेवक के रूप में प्रशिक्षित करें ताकि वह आपके सपनों को पूरा करने वाला सबसे अच्छा साथी बन सके। मन को अपने स्वामी न बनने दें, क्योंकि जब मन स्वामी बनता है तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जागरूकता और प्रेम के साथ मन को नियंत्रित करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल है जो मन की गहराइयों को समझकर मानसिक शांति और जीवन में असली बदलाव चाहता है। मन के साथ सही संबंध ही जीवन को सुंदर, सहज और सफल बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर उसके सेवक बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए टिप्स को जरूर अपनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। और नीचे कमेंट में बताएं, आपके लिए मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, या आपने कौन सी तकनीक अपनाई है जो आपके लिए काम करती है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हम सभी उससे सीखते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश और शांत रहें। धन्यवाद।